बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी जानिब से बलूचिस्तान जो कल वाक़या पेश आया उस हवाले से मौक़िफ़ सामने आया, खिताब किया उन्होंने काबीना इजलास में। उनकी जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, हमें अपने दुश्मन को पहचानना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के नतीजे में दर्जनों बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए, दहशतगर्दी सीपैक मंसूबों को नुकसान पहुंचा रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने बेपनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात इंतहाई काबिल मजम्मत भी हैं। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की जानिब से यह कहा गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद माह में दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ। दहशतगर्दों का मकसद पाकिस्तान के अंदर जो है वो खलल पैदा करना है और इसमें डीआई खान, कर्क और दीगर इलाकों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को शहीद किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे मौजूदा वजीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके तरफ से भी बयानात सामने आए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान को विफाक की तरफ से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी दिलाई है और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने छुप कर हमला किया, अगर सामने आकर हमला करते या मुकाबला करते तो फिर पता चलता कि वो कितने अहल और काबिल थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये एक एसएचओ की मार है, इसके लिए प्रॉपर कोई ऑपरेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द छुपकर आते हैं, हमला करते हैं और भाग जाते हैं। बलूचिस्तान में परसों जो कुछ हुआ, हम सब ने इसको गमगीन की घड़ियों में महसूस किया और ये हमारे लिए गमगीन की घड़ियों में शामिल किया जाता है। इसी वाले से बैरिस्टर सैफ जो हैं मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इस पे आया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मैंडेट चोर हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि यह फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है और इसी दौर में, इसी अदवार में जो है वो हमने देखा कि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 10 लाख जो है वो इन मुतासिर खानदानों को केपी गवर्नमेंट की जानिब से वज़ीर आला का नाम लिया उन्होंने, अली मीन गंडापुर साहब, 10-10 लाख फी खानदान को देने का ऐलान किया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसमें अगर आप समझते हैं कि मुस्तहकम करना है, मईशत को मुस्तहकम करना है, इस्तेहकाम लाना है, तो इन तमाम तर चीजों का हल सिर्फ एक है, बानी तहरीक इंसाफ को बाहर आना होगा। और तीसरा, इसमें हम एडअप करेंगे इंटरनेट की सर्विस के हवाले से जो है, इसकी बंदिश के हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जर्मन रिपोर्ट, और उसके मुताबिक 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी इसमें मुतासिर हुए। मईशत को 65 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एनालिस्ट पैनल में मौजूद हैं, इसमें आयशा नुमान साहबा। आयशा साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और मुकीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुकीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मुकीम साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। दहशतगर्दी का वाकया पेश आया बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ मकामात पर यह वाकयात रूनुमा हुए, लेकिन इसमें जो एक सर फहरिस्त समझा जा रहा है, जिसमें 23 अफराद को जो है वो बसों से निकालकर या ट्रक में से निकालकर उनकी निशानदही करके उनको कत्ल किया गया है। तो इस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि ये अब वक्त आ चुका है कि हमको इसको कुचलना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये ऐसा वाकया है जिसपे हर दिल गमजदा है, हर पाकिस्तानी गमजदा है, ओवरसीज पाकिस्तानी गमजदा हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि खाली बयानात से ना तो इनका कला कमा हो सकता है, न ही ये इसका खात्मा मुमकिन है। फिर यह है कि ये एक गुरिल्ला स्टाइल की कार्रवाई है जिसमें ये स्लीपर होते हैं, कभी ये बाहर से आते हैं, कभी ये छुप जाते हैं और फिर अचानक सामने आ जाते हैं। अब हालिया जो वाकया इस जगह से अब तक होते आए हैं और इसके पस मंजर में नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी भी है और ये बीएलए का बयान कि ये ऑपरेशन हीरोफ था, उन्होंने इसको अपनी कार्रवाई बताया है। लेकिन क्या है कि इसमें सिविलियंस का क्या अमल दखल है या उनका क्या लेना देना है? अगर उनकी किसी से है या तो वो बात करें या अपने मुतालबात बताएं या किसी ने पहुंचे या पाकिस्तान या दुनिया छोड़ने तैयार हो जाएं। अब गुजारिश
کہ یہ معصوم مزدوروں کو گاڑی سے اتار کے اور چھان پھٹک کر کے ان کو شہید کر، یہ اس کو کون ایکسپٹ کرے گا دنیا میں، اور اس کو کون کوئی اچھا عمل قرار دے گا؟ اب ہم ہر مرتبہ اللہ نہ کرے واقعہ ہوتا ہے، ہم اسی طرح کی یہ شام غم مناتے ہیں، 2-3 دن تک میڈیا میں رونا پیٹنا ہوگا، اس کے بعد ہم پھر اپنے روزمرہ کے مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہر مرتبہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی پلان نیکٹا نے بنایا تھا، پھر ایک وہ دفاعی پالیسی منظور کی گئی تھی، انٹرنل سیکیورٹی کے ادارے کمبائنڈ کر رہے ہیں، اتنا بجٹ رکھ دیا، اسلام آباد میں ہیڈ کوارٹر بنے گا، تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں جو معلومات ہیں یا انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ شیئر کریں گی۔ وہ اب تک ہم کسی نتیجے پہ پہنچے نہیں، اور اگر تو وہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا تھا تو نتیجہ کیا نکلا، اور اگر وہ اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی تو نئی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ یہ اس قسم کے بیانات دے کے اس کا کوئی بھلا نہیں ہوا۔ میں گزارش یہ ہے کہ اس وقت کوئی زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور ہر پاکستانی بھی چاہے گا اور ہر درد مند انسان بھی یہ چاہے گا کہ ان واقعات کی روک تھام کیسے ہو۔ جس وقت ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے 30 سے 40 ارب روپے کا ہم نے وہ فائر وال لگا دیا، انٹرنیٹ سیکیورٹی امپروو کر دی، اور ہم ہر چیز کو مانیٹر کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو یہ ان کے رابطے کہاں سے ہوئے، ان کی موومنٹ کیسے ہوئی، ان کو اسلحہ کیسے پہنچا، انہوں نے سفر کیسے کیا، ان کے پاس گاڑیاں کہاں سے آئیں، وہ کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ سوالات ہیں جو ہر شخص اپنے دماغ میں یا اپنے دل میں سوچ رہا ہے یا کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اداروں کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی ہے، معذرت کے ساتھ، بلکہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں۔ آپ کے سامنے بیانات ہیں سیاسی لیڈروں کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی بلوچستان حکومت ناکام ہو گئی ہے، وزیر داخلہ کہاں ہے اور حکومت کہاں ہے؟ مطلب اور تو کچھ نہیں دے سکتی، اپنے شہریوں کی حفاظت کرنے کا جو فریضہ ہے وہ تو پورا کرے۔ وہ چینی، گھی، شکر، پانی، بجلی، گیس، خون تو بعد میں رہ جاتا ہے، پہلے تو جان ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ارباب اختیار و اقتدار کے اللہ کا واسطہ ہے، وہ سر جوڑ کے بیٹھیں، اور یہ جو پالیسیاں آپ صبح شام بناتے ہیں، ہر 6 مہینے کے بعد نیا کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے، اب پھر کوئی کمیشن بیٹھ جائے گا، پھر اس کی رپورٹ سرخانے میں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ یا تو ہمیں آپ نتیجہ دے کے دکھائیں، یا ان کا خاتمہ دکھائیں، یا اسے کسی نتیجے پر پہنچائیں، ورنہ پھر یہ ہے کہ وہی کچھ ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے۔ جی عائشہ صاحبہ، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ جس طرح سے مقیم صاحب نے کہا کہ اس پہ تسلیاں تو دی جاتی ہیں اور اجاگر بھی کیا جاتا ہے چند روز کے لیے، اس کو ہمارے ہی ٹی وی چینلز پہ ہم جیسے ہی دوست بھائی اس کو اجاگر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ٹاپک کلوز ہو جاتا ہے، اس پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، جاگنا ہوگا۔ ماضی میں ہم نے کئی ادوار میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، لیکن اب دوبارہ سے یہ وقت نیا آن پڑا ہے کہ اب وقت ہے ان سے نمٹنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو سب کو بہت میری طرف سے جو ہے دلی تعزیت کہ پاکستان کے 23 جو شہری ہیں ان کو جس طرح سے چن چن کر مارا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ معاملہ سب یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ جملہ شاید ہمارے لیے کچھ نیا نہیں ہوگا، یہ پچھلے 25 سے 30 سال سے ہم سن رہے ہیں۔ یہ نازک دور گزر کیوں نہیں رہا؟ آخر کون سا ایسا مرحلہ ہے جہاں پر ہم واپس سے جا کر اسی نازک مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں؟ پاکستان میں پاکستانی شہریوں کا خون کبھی بھی اس حکومت کے لیے مقدم نہیں رہا، یہ بارہا ہو چکا ہے۔ ہمیشہ ہر کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ میرے خیال سے بہت جو ہے سوچی سمجھی طریقے سے ایک لسانی وار جو ہے اور ایک فرقہ واریت کی جو وار ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ کھڑا کیا گیا لوگوں کے سامنے ایک چیلنج بنا کر۔ لوگ روزانہ ان چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، کبھی ڈکیتوں کی شکل میں، کبھی فرقہ واریت کی شکل میں، کبھی لسانی دہشت گردی کی شکل میں، لیکن یہ حکومت جو ہے صرف بیان بازی سے زیادہ اور کچھ نہیں کر پا رہی۔ محسن نقوی صاحب کا میں یہاں پہ جو آپ نے تذکرہ کیا شروع میں اپنے ریویو میں کہ بھئی اگر آپ سامنے سے آ کے وار کرتے تو پھر ہم آپ کو مزہ بتاتے، تو سر دہشت گرد کبھی بھی سامنے سے آ کے وار نہیں کرتا، یہ بزدلوں کا کام ہے، انہوں نے بزدلانہ کاروائی کی ہے۔ اور آپ کس وجہ سے آپ ایسے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے بھی تو ساری کاروائیاں رات کے اندھیرے میں کی ہیں۔ اگر آپ
ऑथेंटिक हुकूमत बना कर आए होते, अगर आप अपने मैंडेट के बलबूते पर आए होते, तो शायद आज आपकी भी कोई बात सुन रहा होता। सिर्फ बयानात देने से पाकिस्तान के शहरियों की जो जान है ना, वो वापस उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ इक़दामात करने होंगे। और मैं बिल्कुल मुकीम अहमद के साहब की जो बात है उससे मनोन इत्तफाक करूंगी कि इन्होंने कहा है कि ये इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी है, बहुत बड़ा फेलियर है ये। 23 लोगों की जान गई है, वो 23 लोग अपने घर की कफालत करते थे, गरीब लोग थे, उनके घर में उनके जो इस वक्त सफे मातम बिछी हुई है, उसका पुरसाने हाल कौन है? आप सिर्फ यहाँ पर आके 2-2 टकी का बयान दे देते हैं, इससे कोई कंपनसेशन हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान का, पाकिस्तान में जिसका जो काम है वो यहाँ पर नहीं कर रहा। इंटेलिजेंस इदारों का काम था कि इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का वक्त से पहले पता चलाते। आपको ये आपके पास ये जो है ताकत है, आप इसका इस्तेमाल करते, लेकिन इस वक्त जो है सारा जो जोर है, सारा नजला जो है वो एक सियासी जमात के ऊपर गिरा हुआ है। जनाब उनकी पकड़ शुरू हो रही है। अभी ISF के जो कारकुन है उनको उठाया जा रहा है। सिर्फ हमारा यहाँ पे ये काम रह गया, हमने किस बंदे को किस वक्त उठाना है, किससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, किसका मुंह बंद करवाना है, किस अदाकार को उठाना है, किस गुलकार को उठाना है। ये हमारी सारी जो है इस वक्त कोशिश चल रही है, और हम इस कोशिश में तो बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, बाकी जाए पाकिस्तानी भाड़ में, जो जहां मर रहा है उसको मरने दें। और मैं बहुत ज्यादा खुलकर बात करना चाहूंगी इस वक्त हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया के किरदार पर। शर्म आनी चाहिए हमें। युगांडा का जो टेलीविजन मीडिया है वो दिखा रहा है, इस पूरे मामले को कवरेज दे रहा है। आपके बाहर के जो ममालिक हैं उनके टेलीविजन आपको ये सारी रिपोर्टिंग दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बिल्कुल धनिये का पानी पीकर बैठा हुआ। उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तानियों के ऊपर तो बात करनी नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ बात करनी है। आयशा साहबा, इसमें आप जैसे ही जो है आपकी इससे ही से मुंसलिक वाबस्ता लोग, तज्जियाकार मोस्टली आते हैं, वो तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते हैं। बलूचिस्तान को अगर कोई एंकर्स जो हैं वो प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं तो वो ये बात उजागर कर देते हैं, ये पॉइंट उजागर कर देते हैं कि आप बलूचिस्तान को अलग करने की बातें करते हैं, आप इस इशू पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, आप इसको क्लोज कर दीजिए, ये मिल बैठ के सुलझाने वाला मामला है। लेकिन इस पे यही है कि अगर इस पे बात की जाए तो डेफिनेटली आप कसूरवार हैं, अगर बात नहीं करते और फिर भी आप कसूरवार हैं। देखिए, नियत नहीं है ना कुछ ठीक करने की। ये पाकिस्तान जो है ना, ये मजमुआ है चारों सूबों का। यहाँ पर 4 भाई रहते हैं। अब यहाँ पर जो है ये एक नई जंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी है कि एक भाई जो है वो दूसरे भाई का गिरेबान पकड़ा हुआ है, उसने दूसरे भाई को मार रहा है। तो भाई ये किसका काम है? वजीर आला बलूचिस्तान कहाँ पर है? वो क्या कर रहे हैं? आप मोहसिन नकवी साहब जो है वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? आज आप भी तो वजीर दाखिला रहे हैं, आपने अपने दौरे हुकूमत में कौन सा ऐसा कारनामा सरअंजाम दे दिया था? बताते तो सही। आपने वहां पर दहशतगर्दी जो है उसको खत्म करने के लिए क्या इकदाम किए हैं? मोहसिन नकवी साहब नहीं जी, देखें आप बिल्कुल, मैं तस्दीक करूंगी आपकी, यहाँ पे वो वजीर दाखिला नहीं है, वो वजीर आजम ही है इस वक्त। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनके ऊपर सिर्फ एक लेबल लगाया हुआ है वजीर आजम का। असल में जो है इस वक्त जो कंट्रोल कर रहे हैं ना पाकिस्तान को, जितने इदारों को कंट्रोल कर रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब ही कर रहे हैं। वो अभी भी निगरां वजीर आजम ही है। वो उस सीट से जो है ना, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। अब आप देख लें हुकूमत वक्त के जो इनके नुमाइंदे हैं, मियां जावेद लतीफ साहब का बयान सुन लेना। वो कहते हैं हमें तो हुकूमत पे लाकर बिठाया गया है जबरदस्ती, हुकूमत हमने थोड़ी बनाई है। तो इससे और क्या जाहिर होता है? आपका वजीर दिफा जो है वो कहता है हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की। तो बताइए ना फिर आपके पास मैंडेट क्या है? अच्छा आयशा साहब, इसमें राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये 75 साल से जो मुमालिक हमें तस्लीम नहीं कर रहे, इस तमाम तर मामलात के पीछे वो मुमालिक हैं। तो ये किन मुमालिक की बात की जाती है? और ये अंदरूने पाकिस्तान में इस तरह के मामलात बाहर में बैठ के अगर वो चला सकते हैं तो कौन इसको देख रहा है, कौन चेक कर रहा है? 9 मई की तो हर जगह पे चेकिंग भी होती रही, हर जगह से ढूंढ भी निकाले लोग। तो ये जसूस या ये दहशतगर्द क्यों नहीं निकाले जाते जिनके बैरून मुल्क जो है वो रुआबित कायम है? देखिए, मुझे यहाँ पर सलाहुद्दीन अयूबी का एक कॉल याद आ गया। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था कि अगर आपने जंग जीतनी है ना तो दुश्मन से पहले आप गद्दार को कुछ लें। तो देखिए, हमेशा जब भी किसी मुल्क में किसी किस्म का भी अदम इस्तेकाम आता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदरूनी हाथ भी मुलव्वस होते हैं। कुछ आपका भी करता धरता जो है यहाँ पर कोई बैठा होता है जो कि आप इनको सहूलतकारी कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो अपने मुल्क में देखें, अपने गिरेबानों में झांके, कहीं हम में से ही तो कोई ऐसा नहीं है जो इन सारी चिंगारियों को हवा दे रहा है। सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, उसके बाद आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। दूसरों ने आपके ऊपर क्या
जो है वो कोई कार्रवाई करनी है। आप तो खुद अपने मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, आपके मुल्क में जो कुछ भी कर रहा है, कोई मईशत का आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ पे लाखों नौजवानों को आपने बेरोजगार किया, ये भी क्या बैरूनी मुदाखलत की वजह से हुआ है? मसला ये है कि जब आपसे कुछ नहीं बन पड़ता ना, जब आप में इतनी एफिशिएंसी नहीं होती कि आप मामलात को ओवरकम कर सके, तब आपके पास एक बहुत अच्छा बहाना होता है कि आप बैरूनी मुदाखलत का नाम लगाकर जो है ना वो बरी जिम्मा होने की कोशिश करते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब, ये इनकी पुरानी रविश है, ये हमेशा से यही करते हैं। पाकिस्तान में कोई भी बिगाड़ आता है जी, इंडिया का बैरूनी हाथ है, पाकिस्तान में कोई भी बिगाड़ आता है जी, अफगानिस्तान ने ये कर दिया, ईरान ने ये कर दिया। तो ये इनका जो है ना एक घिसा फिटा हुआ जो डायलॉग है ना, ये हम सुन सुन के थक चुके हैं। अगर आपने करना है ना तो आप खुद कुछ करिए, आप साबित करिए कि आप अहल हैं यहाँ पर हुकूमत करने के लिए, आप साबित करिए कि आप 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम के जो है अवामी नुमाइंदे हैं। अगर नहीं कर सकते, अगर आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो माजरत के साथ आप लोग इस्तीफे दीजिए और घर पर जाइए और किसी ऐसे अहल बंदे को जाकर यहाँ पर बिठाइए जो कि पाकिस्तान के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। मुकीम साहब, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये तो दहशतगर्द एक SHO की मार है। तो केपी में किस ऑपरेशन के स्टार्ट करने की बात की जा रही थी? यार ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब आप यानी एक्सक्यूजेस क्रिएट करना है, बहानेबाजी है, ना आपका विजन है, ना आपकी अथॉरिटी है, ना विलिंगनेस है, और देयर इज, वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अब ये सिर्फ दो किस्म की स्ट्रेटेजी है, ये वक्त गुजारने की पॉलिसी है, और हुकूमत के मजे और प्रोटोकॉल एंजॉय करने की इन लोगों की आखिरी ख्वाहिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप ये अगर एक तरफ कह रहे हैं जी 75 साल से ये कुछ हो रहा है, तो भाई आप क्या कर रहे थे, हमारी वज़ारत क्या कर रही थी? वो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जिसकी सेहत खराब हो उसे वजीर सेहत बना देते हैं, जिसे जेल में होना चाहिए उसे वजीर दाखिला बना देते हैं, और जिसको कानून का पता ना उसे वजीर इंसाफ बना देते हैं। तो हम तो यही तमाशे देखते आ रहे हैं। फिर वो हमारी फिर इंटेलिजेंस एजेंसियां 21 हैं, वो कहाँ हैं? हमारे जो करने वाले इदारे वो कहाँ हैं? वहां बलूचिस्तान में कांस्टेबलरी भी है, पंजाब में भी कांस्टेबलरी है, फिर आप इतनी महंगे वो भी तो इन्हीं तमाम तर मामलात में इसकी जद में आते हुए दिखाई दिए हैं। रहीम यार खान में पुलिस वैन को रोका गया, तो खराब थी, उसको वो रिपेयर कर रहे थे, वहां पे उनको शहीद कर दिया गया। तो मुहाफिज भी हमारे इसी में रगड़े जा रहे हैं। देखिए, उनकी कुर्बानियां हमारे सर आंखों पर, अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनकी गमज़दगियों को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन वो गाड़ी अगर, तो गाड़ी किसने फराहम की थी? उनको देना किसकी जिम्मेदारी थी? कौम जो अपना पेट उनको सहूलतें दे सकती है जितनी भी, तो उन इस्तेमाल किसने करना है? मैंने करना है या आपने करना है? वो इक्विपमेंट जो उनकी बुनियादी जरूरियात हैं, उनकी वक्त पे फरहमी, उनका दुरुस्त इस्तेमाल और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, वो किसका काम है? वो जनाब आला मोहसिन नकवी साहब के इदारों का काम है। और वो क्या ये चीजें सारी, मतलब ये अब कोई नई तो नहीं हुई। इस वक्त कोई वाकया होता है तो फिर हम कहते हैं कि जी वो ये हो गया और वो हो गया, गाड़ी ठीक नहीं थी, गाड़ी पंक्चर हो गई थी, बंदूक चली नहीं थी, बुलेट प्रूफ वैन दस्तयाब नहीं थी, बुलेट की हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अभी आप पूछेंगे तो सारे आईजी एक तरफ हो जाएंगे, वो बस ये कहेंगे हमारे पास तो इतने आदमी हैं। अब आप ये पूछें कि ये जो VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि किस मुल्क में दिया जाता है? ये है कि यूनियन काउंसिल का नाजिम भी घर से निकलता है तो 4 गार्ड उसके साथ होते हैं। किसी को छींक आ जाती है तो उसके लिए भी 2 डाले आगे पीछे कर देते हैं कि भाई साहब इनको ठंड लग गई थी। ये इसका इस्तेमाल क्यों नहीं रोकते? मैं आप क्या बताऊं कि ये यानी जो हमारे पुलिस में और ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी में की छुट्टी जो है वो कमांडर के अमले को पैसे देकर दी जाती है। अब ये इसकी तहकीकात करवा लें, एक टाइम में पंजाब कांस्टेबलरी के कम से कम 2000 आदमी आज भी छुट्टी पे होंगे। अगर ना हो तो मेरी वो सजा जो चोर की सजा, और उनको छुट्टी कैसे दी गई और वर दे इंटाइटल्ड और नॉट, ये भी आप देख लीजिएगा। तो मसला है कि
یہ ساری چیزیں تو انہوں نے دیکھنی ہوتی ہیں. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر سارے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایران کو نشانہ بنائے گا, کوئی افغانستان کی بات کرے گا, کوئی بھارت کی طرف منہ کر لے گا. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی کارکردگی کیا ہے, اور آپ ان سے 2 قدم آگے کیوں نہیں ہیں؟ انٹیلیجنس کس کا نام ہے؟ انٹیلیجنس یہی ہوتی ہے نا کہ آپ ان کی کال انٹرسپٹ کر رہے ہیں, آپ ان پہ رہے ہیں, وہ آپ کی زیر نگرانی ہوتے ہیں جتنے جن کو ریڈ فلیگ کر دیتا ہے سسٹم. اب یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو, میرے جیسا جاہل آدمی اگر مطلب یہ اتنی باتیں کر سکتا ہے تو آپ تو بڑے قابل لوگ ہیں. 25 کروڑ عوام کی تقدیر بنانے اور بگاڑنے کا اختیار آپ کے پاس ہے, اور آپ یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم سے زیادہ تجربے کار اس ملک میں کوئی نہیں, اور ہم نے ترقی کی بنیاد رکھی تھی اور ہم نے اس کو ایشیا کا پتہ نہیں کیا بنا دیا. دنیا بھر میں آپ جہاں جاتے ہیں اپنے آپ کو ٹرزن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہاں ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے بچے مزدوری کرنے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو ہم لاشیں ان کی سمیٹتے ہیں. اچھا مقیم صاحب, اس میں ایک چیز, اس میں کچھ روز قبل ہم نے دیکھا, کچھ مہینوں سے یہ سلسلہ جاری تھا, بلوچ تحریک ایک چل رہی ہے, مارنگ بلوچ صاحب اس میں لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, تو ان کی جانب سے کوئی بھی اس پہ موقف سامنے نہیں آیا کسی بھی قسم کی, نہ تو اس کی مذمت کی گئی ہے, نہ اس پہ کوئی افسوس یا کوئی افسردگی سامنے آئی ہے, تو یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے وہاں ریزنٹمنٹ, اور پھر یہ جو مسکنس کا ایشو ہے اس کو ریزالو کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ یار ڈکلیئر کر دو, ان پہ غداری کے مقدمے چلاؤ, پھانسی دے دو, پر ایک طرف کر دو. لٹکاتے کیوں؟ اتنے سال سے وہ آدھی بیوائیں, مطلب کئی ہزار خواتین پھر رہی ہیں جن کا یہ نہیں پتا کہ وہ ہسبینڈ گزر گیا ہے, گم ہے, بیرون ملک ہے, فرار ہو گیا ہے, معذور ہو گیا ہے, اسپتال میں پڑا ہے. وہ بیچاری بیوہ ہے یا سہاگن ہے, وہ کہاں جائے گی؟ مجھے کسی غدار سے یا منافق سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس وقت آپ مسئلے کو لٹکا کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں تو وہ مسئلہ کچھ کا کچھ ہی بن جاتا ہے. پھر اسی طرح کی تحریکیں اٹھتی ہیں. اس وقت 2 جگہ آپ کے یہاں مسئلہ چل رہا ہے, ادھر وہ پشتون منظور پشتین والا گروپ ایسی تیسی پھر رہا ہے, ادھر وہ مہاراشٹر اور وہ جو دوسرے لوگ جو ہیں وہ میدان عمل میں ہیں, اور آپ کے سامنے ہی صورتحال ہے. ادھر وہ گوادر کے لوگ جو ہیں ان کا جو معاشی جو یعنی نیٹ ورک ہے اس کا ستیہ ناش ہوا ہے چائنیز کمپنیوں کے آنے کے بعد سے. اب وہ سیکیورٹی کے ہیں کیونکہ جگہ جگہ وہ جو سیکیورٹی کے بیریئرز لگے ہوئے ہیں, کچھ علاقہ نو گو ایریا ہے ان کے لیے, اب ان کے بھی خدشات کو, ان کے الزامات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیز مانگ رہے ہیں, کتنا درست ہے اور کتنا نہیں ہے. کہ اگر آپ کسی مقامی شخص کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اس کے روزگار سمیت, اس کے گھر بار سمیت, تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ روئے پیٹے گا نہیں, وہ احتجاج نہیں کرے گا, تو کیا کرے گا؟ یہ چیز تو پہلے دیکھنے والی ہے کہ جو سیٹلڈ لوگ ہیں ان کی معاشی ضروریات کیا ہیں, ان کی زندگی کی ضروریات. پانی پینے کا نہیں ہے لوکل لوگوں کے پاس, ہم وہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا کے ناچنا کھڑے ہوئے گھنگرو توڑ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھنی ہوتی ہیں, جو اوپر بیٹھ کے ایئر کنڈیشن کمروں میں صبح شام بفے اڑا رہے ہیں قوم کے خرچے پہ, وہ دماغ بھی استعمال کریں اور کام بھی کریں. یہ خالی روٹ میں بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومنا اور جناب میڈیا کی اسکرینیں انجوائے کرنا, بس یہ رہ گیا ان کا کام, باقی دنیا جائے بھاڑ میں. ٹھیک ہے مقیم صاحب, ہمیں بریک پہ جانا ہے. عائشہ صاحبہ اور مقیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عائشہ نعمان تجزیہ کار اور مقیم احمد صاحب. ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے. بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بھی حکومت وقت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ تمام تر معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن شرط انہوں نے بتائی کہ ان کے جو لیڈر ہیں بانی تحریک انصاف ان کو باہر ہونا چاہیے, معیشت بھی مستحکم ہو جائے گی, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تمام تر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, استحکام بھی آ جائے گا ملک پہ. اور دوسرا بات کریں گے جو انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے پاکستان نے خمیازہ بھگتا ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.